उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपने नाम सुना है मुग़ल साम्राज्य का। आज हम मुग़ल साम्राज्य के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक की क्या यात्रा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं मुग़ल साम्राज्य के ऊपर। अगर मुग़ल साम्राज्य की बात की जाए तो मैंने एक शब्द लिखा है बोर्ड के ऊपर, वो है मुग़ल और दूसरा शब्द है साम्राज्य। एक शब्द है मुग़ल, दूसरा शब्द है साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको मुग़ल एम्पायर कहते हैं। मुग़ल एम्पायर कहते हैं। तो पहली बात तो आप ये जानते हो कि मुग़ल क्या है। मुग़ल एक राजवंश का नाम है। अगर सामान्य सी बात की जाए तो बहुत सामान्य सी बात है कि मुग़ल एक राजवंश का नाम है, एक राजवंश का नाम है, एक डायनेस्टी का नाम है। और फिर एक शब्द आता है कि साम्राज्य। साम्राज्य क्या होता है? अगर मुग़लों ने साम्राज्य बनाए तो साम्राज्य होता क्या है? आप इस साम्राज्य शब्द को तोड़ दीजिए और जब साम्राज्य शब्द को तोड़ दीजिएगा तो आपको दो शब्द अपने आप मिल जाएंगे। पहला शब्द मिल जाएगा सम और दूसरा शब्द मिल जाएगा आपको राज्य। तो क्या बन कर आया? साम्राज्य। मतलब ये होता है कि एक ऐसा राज्य जिसने आसपास के तमाम छोटे मोटे राज्यों को अपने में मिला लिया हो या सबको अपने में सम्मिलित कर लिया हो। तो सबको अपने में सम्मिलित करने वाला राज्य अर्थात साम्राज्य है ना। और अगर ये साम्राज्य बनाया है मुग़लों ने तो मुग़ल साम्राज्य, अगर ये साम्राज्य बनाया है विजयनगर ने तो विजयनगर साम्राज्य, ये साम्राज्य बनाया है ब्रिटिशर्स ने तो ब्रिटिश साम्राज्य, अगर ये साम्राज्य बनाया है मौर्यों ने तो मौर्य साम्राज्य, अगर ये साम्राज्य बनाया है गुप्त ने तो गुप्त साम्राज्य, और अगर ये साम्राज्य कनिष्क ने बनाया है तो कनिष्क का साम्राज्य। अच्छा, एक बात बताइए कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की शुरुआत में जो राजा लोग अपने साम्राज्य को बनाते थे तो क्या ये पूछ कर बनाते थे कि हम तुम पर शासन करना चाहते हैं और तुम हमको अनुमति देते हो या नहीं? ऐसा तो कुछ था नहीं। साम्राज्य बनाया जाता था ताकत के दम पर। तलवार में जितनी ज़्यादा धार होगी, जितनी ताकत होगी, उतना ही बड़ा साम्राज्य बनेगा। युद्ध करते थे, युद्ध में शासक को, सामने वाले शासक को हराते थे और उसकी सीमाओं पर अपना नियंत्रण कर लिया जाता था। तो साम्राज्य ताकत के दम पर बनाया जाता था। इसीलिए अगर तलवार में धार होगी तो साम्राज्य बनेगा और तलवार में धार नहीं होगी तो साम्राज्य कमज़ोर हो जाएगा, और अगर तलवार में धार ख़त्म हो जाएगी तो साम्राज्य भी ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अगर इस मुग़ल साम्राज्य की बात करोगे तो मुग़ल साम्राज्य का समय क्या है? महत्वपूर्ण सी बात है कि मुग़ल साम्राज्य का समय क्या है। तो याद रखिएगा कि मुग़ल साम्राज्य का समय है 1526। ये 1526 में स्थापित होता है और 1707 में ख़त्म हो जाता है। 1526 में क्या होता है तो आप जानते हो कि 1526 में एक युद्ध होता है, इसको कहते हैं पानीपत का युद्ध। ये पानीपत क्या है? तो पहली बात तो पानीपत जो है ये हरियाणा में जगह का नाम है पानीपत, और इसी पानीपत नामक जगह पे क्योंकि एक युद्ध होता है इसीलिए क्या कहेंगे? इसीलिए कहेंगे पानीपत का युद्ध। और चूँकि पानीपत के मैदान में पहली बार युद्ध होता है तो इसलिए क्या कहेंगे? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुआ था। और इस युद्ध के बारे में आप जानते हो कि इस युद्ध में बाबर, जो कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक है, उसने इब्राहिम लोदी को मार दिया था। किसको मारा था? इब्राहिम लोदी को मार दिया था। इब्राहिम लोदी कौन है दोस्त? अगर तुम इब्राहिम लोदी के बारे में जानोगे तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक है। और ये ना केवल लोदी वंश का अंतिम शासक था बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। और बाबर ने पानीपत के पहले मैदान में, पहले युद्ध में इस इब्राहिम लोदी को मार दिया था। और इसको मारने के बाद ना केवल लोदी वंश बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी समापन किया, लोदी वंश का समापन किया, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का भी समापन किया। और भारत में किस साम्राज्य की स्थापना की? भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। बात समझ में आ रही है? तो 1526 का ये रेलेवेंस है कि जब दिल्ली सल्तनत का समापन हो रहा है तो उस समय भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी जा रही है। जो मुग़ल साम्राज्य 1526 में स्थापित होता है वो 1707 तक जाता है। 3 मार्च 1707 ये वो तिथि है जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु हो रही है। किसकी मृत्यु हो रही है? मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की डेथ हो रही है। और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी ये तो गलत कह रहे हो, मुग़ल साम्राज्य समाप्त अभी थोड़ा ना होगा। आप कहोगे कि सर मुग़ल साम्राज्य समाप्त होगा 1857 में या 1858 में, जब मुग़ल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र को रंगून
निर्वासित किया जाएगा? कि कहाँ निर्वासित किया जाएगा? रंगून निर्वासित किया जाएगा। जब रंगून निर्वासित किया जाएगा तो उसी के साथ में भारत में मुगल वंश का समापन होगा। तो प्यारे दोस्तों, याद रखना ये सही नहीं है। देखो, जो साम्राज्य बना है वो बाबर से शुरू होगा और औरंगज़ेब तक जाएगा। तो बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक मुगल साम्राज्य का जो एम्पायर है वो हमेशा हमेशा ग्रोथ करेगा। कि बाबर की उपलब्धियों को हुमायूं ने आगे बढ़ाया, हुमायूं की उपलब्धियों को अकबर ने आगे बढ़ाया, बाबर हुमायूं अकबर की उपलब्धियों को जहांगीर ने आगे बढ़ाया, बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर की उपलब्धियों को शाहजहां ने आगे बढ़ाया, और बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां की उपलब्धियों को औरंगज़ेब ने आगे बढ़ाया। तो जब बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक का इतिहास पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतिहास हमेशा पॉजिटिव एंगल से रहा। मतलब साम्राज्य की सीमाएं बढ़ी ही हैं, ना कि घटी हैं। लेकिन जब 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होगी तो उसके बाद जो मुग़ल बादशाह बैठेंगे उनके समय साम्राज्य की सीमाएं बढ़ेंगी नहीं, बल्कि साम्राज्य की सीमाएं घटेंगी। साम्राज्य की सीमाएं घटेंगी, साम्राज्य की सीमाएं घटेंगी। इसीलिए औरंगज़ेब के मरने के साथ ही मुग़ल साम्राज्य का समापन हो गया था और बचा क्या था? केवल मुग़ल वंश। और वो मुग़ल वंश धीमे 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 अपना महत्व खोता गया। और महत्व खोते खोते हालात ये बचे कि मुग़ल जो पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर रहे थे उनके पास दिल्ली का लाल किला रह गया था। और वो लाल किला भी तब छीन लिया गया जब बहादुर शाह जफ़र को पकड़ा गया 1857 के विद्रोह के बाद। और उनको पकड़ने के बाद उनको रंगून निर्वासित किया गया उनकी पत्नी जीनत महल के साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साम्राज्य 1707 में ख़त्म हो गया था और वंश 1857 में ख़त्म, 1858 के बाद ख़त्म हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अशोक मौर्य के मरने के साथ मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था, मौर्य वंश खत्म होता है वृहदत्त की मृत्यु के साथ। दोनों में बहुत अंतर है। साम्राज्य होता है और वंश बचता है। साम्राज्य खत्म होता है 1717 में और वंश खत्म होता है 1858 में। शायद आप बहुत गहराई वाली बातों को समझ पाए होंगे। अब देखो, ये दौर रहा है 1526 से लेकर 1707 तक। इस दौरान कई सारे बादशाहों ने करके शासन भी किया। मैंने अभी लकीर खींची भी थी कि सबसे पहले अगर आप देखोगे कि इस क्रम में सबसे पहले बाबर ने शासन किया है ना? बाबर। अच्छा, इन शासकों को याद कैसे कर सकते हो? इन शासकों को क्रम से याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। भैंसा क्या है? भैंसा। जैसे आपने सुना ना पैसा, तो आप क्या कहोगे? भैंसा। क्या कहोगे? भैंसा। फिर से बोलो, आपको क्या पसंद है? भैंसा। ये भैंसा क्या है? भैंसा का मतलब होता है बी से बाबर होता है, बी से बाबर होता है। एच से क्या होता है? हुमायूं। ठीक है, एच से क्या होता है? हुमायूं। ए से क्या होता है? अकबर। अब करना क्या है? आई को जे के साथ रिप्लेस करो, क्योंकि आई को जैसे ही जे के साथ रिप्लेस करोगे तो तुम्हारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा? जहांगीर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? जहांगीर। और जहांगीर के बाद में तुम आगे जाके देखोगे एक शासक मिलेगा, शाहजहां। कौन मिलेगा? शाहजहां मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में ए से क्या मिलेगा? ए से मिलेगा आपको, ए से मिलेगा औरंगज़ेब। ए से कौन मिलेगा? औरंगज़ेब। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे मुग़ल बादशाह के नाम एक क्रम से याद हो गए होंगे। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। अब इनका सबसे पहले कार्यकाल देखिए, क्योंकि जब तक कार्यकाल नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। बाबर की बात करेंगे तो बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया है। हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक शासन किया और फिर 1555 से लेकर 1556 तक शासन किया। अरे, इसने तो दो बार शासन किया है। हाँ, याद रखिएगा, हुमायूं ने 2 बार शासन किया है। 30 से लेकर 40 तक शासन किया है, 55 से लेकर 56 तक शासन किया है। बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिनको दोबारा ज़िंदगी में मौका मिलता है। हुमायूं कुछ ऐसे ही व्यक्ति था। ठीक है, और बीच में कितने साल का गैप रहा है? 15 साल का गैप रहा है। और इस 15 साल में कौन आया था? इस 15 साल में आप देखोगे कि शेर शाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया है। सामान्य सी बात शब्दों में, सूरी वंश के लोगों ने शासन किया है, जिसमें 5 साल पहले शेर शाह सूरी ने, फिर आगे जाके इस्लाम शाह, सिकंदर शाह, आदिल शाह जैसे शासकों ने शासन किया है। ठीक, बात समझ में आई? फिर अकबर के ऊपर आते हैं। अगर अकबर का कार्यकाल देखोगे तो अकबर का कार्यकाल जो है वो 1556 में हुमायूं की मृत्यु के साथ में शुरू होता है और 1605 तक जाता है। जहांगीर का समय 1605 से प्रारंभ होता है और 1627 तक जाता है।
शाहजहाँ का समय जो है वो 1628 में प्रारंभ होता है और 1658 तक जाता है, और औरंगज़ेब का जो समय है वो 1658 में शुरू होता है और 1707 तक जाता है। और उसको याद करने का तरीका क्या है? भैंसा। अब भैंसा का मतलब होता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब ये वो मुग़ल बादशाह थे जिन्होंने एक एक करके हिंदुस्तान पर शासन किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझ में आया है कि कैसे शासन है। लेकिन क्या एग्जामिनर आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता है कि मुझे बताइए क्रम क्या है? नहीं, आपको ये इसलिए पता होना चाहिए क्रम से, क्योंकि आप देखो कि जो बाबर ने शासन किया था, बाबर ने उपलब्धियां हासिल की थी, उस बाबर की उपलब्धियों को आगे किसने बढ़ाया? हुमायूं ने। बाबर की उपलब्धियों को आगे बढ़ाया हुमायूं ने। तो आपको बाबर पता होना चाहिए, और अगर बाबर के बाद हुमायूं पता है तो ही आप बाबर और हुमायूं कनेक्ट कर पाओगे। आपको पता रहेगा कि बाबर ने इस इलाके में कब्जा किया है, तो इस इलाके के आगे कब्जा कौन करेगा? हुमायूं। बाबर और हुमायूं की उपलब्धियों को आगे किसने बढ़ाया? अकबर ने। तो बाबर और हुमायूं ने जो हासिल किया था उससे ज़्यादा हासिल करने का काम किसने किया? उससे बड़ी राजनीतिक सीमाएं किसने बनाई? अकबर ने। अकबर के बाद में गद्दी पर बैठे जहांगीर। जहांगीर के समय कोई राजनीतिक सीमा नहीं बढ़ेगी, ना वो कुछ पाएगा ना कुछ खोएगा। एज इट इज साम्राज्य रहा जैसे अकबर का रहा। लेकिन जब गद्दी पर बैठेगा शाहजहां, तो शाहजहां ने एक कदम आगे बढ़ाया, और एक कदम बढ़ाते हुए उसने राज्य की सीमाओं को थोड़ा सा और विस्तारित किया। और इसी क्रम में जब शाहजहां के बाद औरंगज़ेब गद्दी पर बैठेगा, तो औरंगज़ेब ने कदम और आगे बढ़ाया। तो आप देखोगे कि बाबर से बड़ा साम्राज्य हुमायूं का था, बाबर हुमायूं से बड़ा साम्राज्य अकबर का था, अकबर के जैसा ही साम्राज्य जहांगीर का था, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर से बड़ा साम्राज्य शाहजहां का था, फिर बाबर से बड़ा हुमायूं का, हुमायूं से बड़ा अकबर, अकबर से बड़ा जहांगीर, और शाहजहां से बड़ा जहांगीर से बड़ा साम्राज्य शाहजहां का, उससे बड़ा साम्राज्य किसका था? औरंगज़ेब का था। तो औरंगज़ेब तक आते आते भारत में मुग़लों की सीमाएं सबसे ज़्यादा फैल गई थीं। सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगज़ेब ने फिर खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने प्लस कुछ नया ऐड कर दिया। तो आपको अगर ये कनेक्टिविटी पता होगी, आपको पता होगा कि बाबर के बाद में हुमायूं पढ़ना है, क्योंकि हमें देखना होगा कि बाबर की उपलब्धियों को हुमायूं ने कैसे आगे बढ़ाया, तो आप बेहतर कनेक्ट कर पाओगे। इसीलिए आपको एग्जामिनर पूछता है कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब। इनको अरेंज करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप देखो कि इनकी उपलब्धियां क्या हैं, कैसे इन्होंने साम्राज्य को बनाया है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कैसे राजनीतिक सीमाएं बनी है मैं समझा देता हूँ। बट समझाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्कर्ष दिवाली का ट्रिपल धमाका लाया है, जहाँ पे 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में, है ना, अगर आप कोर्सेज खरीदते हो सिविल सर्विसेज के हमारे उत्कर्ष एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपको करीबन 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। 90% तक का, अप टू 90%। और साथ ही जो कोर्स खरीदोगे उस कोर्स के ऊपर आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, एक्स्ट्रा समय मिल रहा है आपको 3 महीने का। कि जैसे आपने कोर्स पढ़ाई की, पढ़ने के बाद आपका रिवीजन करने का मन है, लेकिन कोर्स कंप्लीट हो गया, तो आपकी जो कोर्स है बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में 3 महीने का एक्स्ट्रा समय होगा तो आप रिवाइज भी कर सकते हो। साथ ही अगर आप जो कोर्स हमारा है लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज है, अगर आप ये खरीदते हो तो आपको साथ में रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप दिवाली के ट्रिपल धमाका का लाभ उठाइए और हम उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप देखोगे कि बाबर, इस कहानी में सबसे पहले पात्र कौन है? बाबर है। अगर बाबर की बात करेंगे तो बाबर का समय क्या है? बाबर की बात करोगे तो बाबर का समय है 1526। इस आदमी ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया है। अगर इसकी राजनीतिक सीमाएं देखोगे तो बाबर की जो राजनीतिक सीमाएं हैं वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के इलाके पर शासन था, पंजाब के इलाके पर शासन था, दिल्ली के इलाके पर शासन था, हल्का सा मध्य प्रदेश के इलाके पर शासन था, और हल्का सा यूपी। तो बाबर का जो साम्राज्य था ये वाला इलाका था, ये वाला। अब बाबर के बाद जब गद्दी पर बैठेगा हुमायूं, तो हुमायूं क्या करेगा? बाबर के बाद गद्दी पर जब बैठेगा हुमायूं जिसका शासन जो है वो 1530 से लेकर 1540 तक रहा,
और 1540 से लेकर 1555 से लेकर 1556 तक रहा। तो जब बाबर के बाद में हुमायूं गद्दी पर बैठेगा तो हुमायूं क्या इससे ज़्यादा या इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो हुमायूं का समय है वो क्या रहेगा, यूपी, क्योंकि यूपी का हल्का सा इलाका बाबर ने जीता था। तो यूपी के साथ साथ बिहार और बिहार के साथ साथ बंगाल। तो आप पढ़ोगे हुमायूं को तो हुमायूं का जो हमला हुआ था वो यूपी, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में था। साथ ही साथ हुमायूं का जो हमला था वो गुजरात के इलाकों पर था। तो आप देखो कि जो इलाका बाबर ने जीता है उस इलाके को हुमायूं ने न केवल बरकरार रखा बल्कि नए इलाके यूपी, बिहार, बंगाल और इधर गुजरात के इलाके पे हमला किया। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन हुमायूं इन उपलब्धियों को संभाल नहीं पाया और जल्द ही हुमायूं को किसने रिप्लेस कर दिया, शेर शाह सूरी ने। जब शेर शाह सूरी गद्दी पर बैठा तो शेर शाह सूरी के हाथ में क्या क्या था, तो शेर शाह सूरी के हाथ में अफगानिस्तान, पंजाब, दिल्ली, यूपी, एमपी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, पूरा उत्तर भारत था। लेकिन उत्तर भारत का एक इलाका अभी भी इन लोगों के हाथों से बाहर था और वो था राजस्थान का इलाका। इसीलिए शेर शाह सूरी का अधिकांश समय कहाँ बीता है, शेर शाह सूरी का अधिकांश समय राजस्थान के राजपूत शासकों से लड़ाई में बीता है और राजस्थान के राजपूत शासकों से सफलतापूर्वक जीत हासिल की है, चाहे वो मारवाड़ के एरिया में हो, चाहे वो मेवाड़ से मित्रता के मामले में हो, हर मामले में उसने विजय हासिल की है। लेकिन शेर शाह सूरी की दुर्भाग्यवश मौत हो जाती है और उसके उत्तराधिकारी उस साम्राज्य को संभाल नहीं पाते हैं। इसीलिए हुमायूं को 1555 में एक बार फिर हिंदुस्तान मिल जाता है। लेकिन हिंदुस्तान उसने क्या पाया था, केवल पंजाब का इलाका, दिल्ली का इलाका, बस पंजाब दिल्ली के अलावा सारा इलाका मुगलों के हाथों से निकल गया। इसीलिए जब अकबर गद्दी पर बैठेगा, इसीलिए इस कहानी में जब अकबर गद्दी पर बैठेगा तो अकबर के हाथ में शुरुआत में, अकबर का समय क्या है, 1556 से लेकर 1605। तो इसीलिए जब अकबर गद्दी पर बैठेगा तो अकबर के हाथ में केवल ये वाला हिस्सा होगा, पंजाब का इलाका होगा, पंजाब के अलावा दिल्ली और इसके आसपास का इलाका होगा। बाकी जब अकबर गद्दी पर बैठेगा तो अकबर 50 साल के शासनकाल में पहले ये कोशिश करेगा कि किसी भी हालत में पंजाब, दिल्ली और आगरा को सुरक्षित बनाया जाए। और पंजाब, दिल्ली और आगरा को सुरक्षित बनाने के लिए वो एमपी के इलाकों के ऊपर हमला करेगा और जब एमपी के इलाकों पे हमला कर लेगा तो फिर वो राजस्थान, गुजरात पे हमला करेगा और जब गुजरात और राजस्थान, गुजरात पे हमला हो जाएगा फिर वो आपके बंगाल, बिहार और बंगाल के इलाकों पे हमला करेगा और फिर वो भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों पे हमला करेगा, जहाँ का आपके कांधार है, काबुल है, कश्मीर है, इलाका जीतेगा। तो अकबर ने पूरे उत्तर भारत के ऊपर नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लिया और जब अकबर ने नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लिया तो क्या अब अकबर इस बात का प्रयास नहीं करेगा कि वो दक्षिण भारत पे हमला करे? बिल्कुल करेगा। अब दक्षिण भारत के हालात क्या है कि दक्षिण भारत में यहाँ बैठे हुए हैं अहमदनगर, ये अहमदनगर है, ए फॉर अहमदनगर। अहमदनगर के नीचे कर्नाटका का जो इलाका है यहाँ पर कौन है, बीजापुर है और ये जो इलाका है इसको बोलते हैं गोलकुंडा। ये 3 राज्य थे, ये दीन दक्खन की सल्तनत थी जिसको अब मुगल जीतना चाहते थे। इसी का परिणाम था कि अकबर ने दक्षिण भारत में हमला किया और अहमदनगर के उत्तरी इलाके को जीत लिया और जब अहमदनगर के उत्तरी इलाके को जीत लिया तो उसी समय अकबर की मौत हो गई 1605 में। और अब गद्दी पर कौन बैठे, जहांगीर गद्दी पर बैठे। जहांगीर का समय क्या है, 1605 से लेकर 1627। जहांगीर अहमदनगर के मामले में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए, तो जो स्थिति अकबर ने बना के दी थी साम्राज्य की उसको वैसे ही बरकरार रखा, ना कुछ खोया ना कुछ पाया। लेकिन जब इसी कहानी में शाहजहां गद्दी पर बैठे तो शाहजहां का समय क्या है, शाहजहां का जो समय है वो करीबन 1628 से लेकर 1658 है। तो जब शाहजहां गद्दी पर बैठे तो शाहजहां ने पूरे अहमदनगर के इलाके को जीत लिया, बट उसके आगे सफलता पाए नहीं। इसीलिए गद्दी पर कौन बैठा, फिर औरंगजेब गद्दी पर बैठा जिसका शासन था 1658 से लेकर 1707। जब उसकी मृत्यु होगी तो उसने बीजापुर समेत गोलकुंडा को भी जीता और इस तरीके से मुगल साम्राज्य की सीमाएं ऊपर अफगानिस्तान से लेकर नीचे कर्नाटका और तमिलनाडु के आसपास के इलाके तक पहुंच चुकी थी।
इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। लेकिन ये साम्राज्य जो मुग़लों ने बनाया था वो औरंगज़ेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फ़र्रुखशियर, निकोशियर, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्ज़ाद, मोहम्मद शाह रंगीला, उसके बाद में अहमद शाह, उसके बाद में शाह आलम द्वितीय, आलमगीर, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर द्वितीय, नाम सुना होगा आपने, या बहादुर शाह ज़फ़र, मैंने सारे नाम बोल दिए हैं। ये सारे बादशाह संभाल नहीं पाए। तो हालात ये हुआ कि जिन मुग़लों की सीमाएं ऊपर अफ़गानिस्तान से लेकर नीचे कर्नाटका तक फैली थीं, उन मुग़लों के हालात कुछ इस प्रकार हो गए कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर हो गए और आगे जाके उनका इलाका केवल दिल्ली के लाल किले तक सीमित रह गया था। और जब मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र गद्दी पर बैठे तो उनके हाथों से वो इलाका भी छीन के उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मुग़ल साम्राज्य से संबंधित बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी और आपकी तैयारी सुरक्षित रही होगी। मैं इस तरह का प्रयास करता रहूँगा, नए नए टॉपिक्स बताता रहूँगा, उसकी गंभीरता बताता रहूँगा, कैसे रिलेट करना है टॉपिक को बताता रहूँगा। इसमें फैक्ट्स तो नहीं थे लेकिन अंडरस्टैंडिंग पूरी थी। और मैं इसी तरह की अगर आपको मुझसे लाइव क्लास पढ़नी है तो इससे मैं उत्कर्ष परिवार लाया है दिवाली का ट्रिपल धमाका, जहाँ पे 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में अगर आप कोर्सेज खरीदते हो सिविल सर्विसेज से संबंधित हमारी उत्कर्ष एप्लीकेशन के ऊपर तो आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अप टू 90% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही जो कोर्सेज रहेंगे उस पर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी रहेगी और ये रिवीजन में बहुत काम आता है। साथ ही अगर आप हमारा लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो कोर्स रहता है उसको परचेज़ करते हो तो इसके साथ ही हमारा रिकॉर्डेड जो बैच है वो भी बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप इस कोर्स को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। इतने कम फ़ीस के ऊपर, एफोर्डेबल फ़ीस के ऊपर आपको शानदार क्वालिटी प्रोवाइड करने का हमेशा कोशिश करता है उत्कर्ष परिवार। और इसी के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। शुभ दिवाली, हैप्पी दिवाली, खूब सारा एंजॉय कीजिएगा ताकि नई ऊर्जा के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को दोबारा शुरू कर सको दिवाली के बाद। हैप्पी दिवाली, बाय बाय।